प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं गणित विषय में अध्याय 4 आंकड़ों के प्रबंधन के बारे में समझने का प्रयास करेंगे और उस पर आधारित सवालों को हल करेंगे। इसमें आंकड़ों से क्या समझते हैं? तो आंकड़ों मतलब किसी भी प्रकार की कोई विभिन्न प्रकार की जो सूचनाएं या जानकारियां मिलती है उसको ही हम आंकड़े कहते हैं। तो संख्याओं के रूप में एकत्रित सूचनाएं आंकड़े कहलाती है। इस प्रकार से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं या परिभाषा लिख सकते हैं। अब आंकड़ों में जो उच्चतम और न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच के अंतर को परिसर कहा जाता है। सबसे बड़ा मान जो होता है उसे उच्चतम मान को, और न्यूनतम मान को अगर दोनों का अंतर निकाला जाए तो उसका परिसर कहलाता है। इसी प्रकार आंकड़ों का औसत या अंकगणितीय माध्य ये हम ज्ञात कर सकते हैं कि उनका माध्य क्या होगा। तो माध्य ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो इस सूत्र से हम माध्य ज्ञात कर सकते हैं। फिर इसी प्रकार एक अगली परिभाषा आती है कि बहुलक क्या कहलाता। तो बहुलक वह प्रेक्षण जो आंकड़ों में सबसे अधिक बार आता है उसे बहुलक कहते हैं। जो सबसे ज़्यादा बार आता है उसको हम बहुलक कहते हैं। जैसे यहाँ देखें हम कि 7 3 बार आया है इन आंकड़ों में, तो यही इसका बहुलक कहलाएगा। इसी प्रकार हम अगली परिभाषा देखें कि माध्यक किसे कहते हैं। तो दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही, घटते क्रम या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने के बाद जो बीचों बीच का मान होता है उसे हम माध्यक कहते हैं। तो इस प्रकार से हम इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर अगर हम इसके सवाल देखें तो इसमें पहला सवाल है कि जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो उसे चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो चित्त प्राप्त करने की, तो जब सिक्के को हम उछाल रहे हैं तो या तो चित्त आ सकता है या पट आ सकता है। तो कुल 2 परिणाम हो सकते हैं। तो 2 में से चित्त एक बार आ सकता है, इसलिए इसकी प्रायिकता 1/2 होगी। यहाँ बी उत्तर सही है। बी वाला गोला काला कर लेंगे या नीला, जैसा भी करना हो। फिर दूसरा सवाल है कि एक पासे को फेंका जाता है तो 2 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो पासे को जब फेंकते हैं तो पासे में कुल 6 फलकें होती है, 6 तक नंबर आ सकते हैं। तो उसमें से 2 कितनी बार आएगा, तो एक ही बार आएगा, इसलिए इसकी प्रायिकता 1/6 होगी। प्रश्न क्रमांक 3 में हम देखें कि संपूर्ण और उसके एक भाग को दर्शाने वाला आलेखी निरूपण। तो संपूर्ण और उसका एक भाग दर्शाने वाला, तो ये पाई चार्ट कहलाता। पाई चार्ट में हम पूरा एक संपूर्ण को और उसमें जो भाग है उसको दर्शाते हैं, तो वो पाई चार्ट कहलाएगा। प्रश्न क्रमांक हम 4 में देखें तो प्रश्न क्रमांक 4 है कि संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण कहलाता है। तो संकेतों के रूप में जब हम दर्शाते हैं तो चित्रालेख कहलाएगा। चित्र या संकेत के रूप में तो चित्रालेख कहलाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 में हम देखें कि दिए गए आंकड़ों का बहुलक। तो इसका बहुलक क्या होगा। तो बहुलक अर्थात जो सबसे अधिक बार आता है। तो यहाँ देखें 9 4 बार आया है, सबसे अधिक बार 9 दिख रहा है, तो इसलिए इसका बहुलक 9 हो जाएगा। उत्तर सही हो जाएगा ए वाला। प्रश्न क्रमांक 6 में हम देखें तो प्रश्न क्रमांक 6 कि एक थैले में 5 लाल गेंदें 3 पीली गेंदें अगर हैं तो थैले के अंदर बिना देखे लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो लाल गेंद प्राप्त करने की तो प्रायिकता ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले कुल परिणाम क्या हो सकते हैं। तो 5 धन 3 बराबर 8। तो कुल गेंदें 8 है, इसलिए 5 धन 3 बराबर 8। अब लाल गेंद, तो लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता होगी तो लाल गेंदों की संख्या बटे गेंदों की कुल संख्या। तो लाल गेंदें 5 है, अर्थात 5 बार ही लाल गेंद निकल सकती है, इसलिए 5/8 इसका सही उत्तर होगा। इसी प्रकार एक प्रश्न है कि जब एक पासे को फेंका जाता है तो प्रत्येक की घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को हमको परिणाम बताना है कि क्या क्या परिणाम, कितने परिणाम हो सकते हैं। तो 5 से बड़ी एक संख्या, तो 5 से बड़ी एक संख्या 6 हो सकती है, इसलिए परिणामों की संख्या 1 ही होगी। दूसरा 5 से बड़ी संख्या नहीं, तो 5 से बड़ी नहीं होना चाहिए, तो 5 तक हम ले सकते हैं। 5 से बड़ी नहीं होगी तो 1 2 3 4 5 है, कुल 5 परिणाम हो सकते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या एक परिणाम 1 होगा और वह सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी 2। फिर संख्या सम संख्या, तो सम संख्याएं कुल होती है 3, 2 4 और 6, 1 से 6 के बीच में, तो यहाँ परिणामों की संख्या 3 होगी। इसी प्रकार हम प्रश्न क्रमांक 8 में देखें तो प्रश्न क्रमांक 8 है कि दिए गए आंकड़े किसी राज्य में वार्षिक उत्पादन को दर्शाते हैं। तो यहाँ पाई चार्ट में प्रदर्शित करना है। तो यहाँ पर वार्षिक उत्पादन गेहूं का 2750
टन है, शक्कर का 2500 और चावल का 1500 है। तो यहाँ हमको सबसे पहले पाई चार्ट बनाते समय हमको इनका केंद्रीय मान पता होना चाहिए, केंद्र पर कितने अंश का कोण इस मान के लिए हम दर्शाएंगे। तो केंद्रीय मान ज्ञात करने के लिए हम सभी को जोड़ देते हैं, योग कर लेंगे तो सबका जोड़ने पर 6750 आता है। फिर गेहूं का जो केंद्रीय कोण कितना होगा, तो यहाँ पर हम 2750 बटे में ये जो योग है उसको लिखेंगे गुणित 360 कर दिया। इसको हल करते हैं तो 146 अंश आता है। तो अर्थात गेहूं के लिए हम जो यहाँ बनाएंगे 146 अंश का कोण बनाएंगे। इसी प्रकार शक्कर के लिए हम देखें तो 2500 बटे में जो योग है वो आएगा गुणित 360, तो 133 अंश का कोण आता है। इसको हल करें तो यहाँ 133 अंश का कोण बना देंगे। इस प्रकार से दो कोण हमने एक बार गेहूं के लिए ज्ञात कर लिया, शक्कर के लिए। तीसरा अगर हम ज्ञात ना भी करें तो भी वो उतना ही होगा, तो ये 80 अंश, चावल का अगर केंद्रीय कोण ज्ञात करें तो 80 अंश का आता है। तो इस प्रकार से ये पाई चार्ट द्वारा हम इसको तीनों को हमने दर्शा दिया है। इसमें हम अलग अलग रंगों का प्रयोग करके भी इसको दर्शा सकते हैं, अलग अलग प्रकार के आंकड़ों को। प्रश्न क्रमांक 9 में है कि किसी यहाँ जो पाई चार्ट दिया गया है तो 672 विद्यार्थी के स्कूल में आने और जाने के विभिन्न साधनों को पाई चार्ट से दर्शाया गया है। तो चार्ट देखें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। कितने विद्यार्थी साइकिल से स्कूल जाते हैं? तो यहाँ साइकिल का जो कोण है वो 90 अंश का है, तो 90 अंश का कोण है, तो और ये कुल पूरा होगा 360 अंश का। तो इसलिए हम क्या करेंगे 90 बटे 360 गुणित विद्यार्थियों की संख्या, तो विद्यार्थियों की संख्या 672 गुणित 672। जब इसको हम हल करेंगे तो 90 से 360 4 बार कटेगा और 4 का 672 में भाग देंगे तो 168 बार आएगा, अर्थात 168 विद्यार्थी साइकिल से जाते हैं। इसी प्रकार हम देखें बस से जाने वाले कुल विद्यार्थी कितने, तो बस का जो केंद्रीय कोण यहाँ जो बन रहा है उससे 120 अंश का, तो 120 बटे 360 गुणित 672। तो ये इसमें जब इसको हल करेंगे तो 120 से 360 3 बार कट जाएगा और 3 का भाग इसमें दे देंगे 672 में, 224 विद्यार्थी जो बस से जाते हैं। इसी प्रकार हम प्रश्न क्रमांक 10 में देखें तो दिए गए पाई चार्ट में सिंचाई के विभिन्न तरीकों को दर्शाया गया है, तो इसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर देना। तो ये बहुत ही आसान सवाल है। कितने प्रतिशत भूमि नहरों द्वारा सींची जाती है? यहाँ नहरों का तो हम देख लें कि 46% है, तो उत्तर हो जाएगा 46% भूमि। इसी प्रकार 17% भूमि किस माध्यम से सींची जाती है? तो यहाँ 17% भूमि जो है ये टैंक के द्वारा दिख रहा है। इसी प्रकार ट्यूबवेल से सींची जाने वाली भूमि का प्रतिशत कितना होगा? तो ट्यूबवेल से सींची जाने वाली 25% है। तो इन्हीं प्रश्नों के आसानी से चित्र देखकर हम उत्तर लिख सकते हैं, जिनको अगले प्रश्न पर दिया गया है। फिर हम यहाँ देखें प्रश्न क्रमांक 11 में है कि निम्न दंड आलेख में अलग अलग शैक्षिक वर्षों में 8वीं के विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई। दंड आलेख देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ दंड आलेख को देखना है और हमको उत्तर देना है। तो यहाँ पर हम देखें कि दंड आलेख को देखकर तो इसमें पूछा गया पहला कि इस दंड आलेख में क्या सूचना दी गई है। तो इस दंड आलेख में हम प्रश्न में ही दिया गया है कि इस दंड आलेख में अलग अलग शैक्षिक वर्षों में कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों की संख्या ये दर्शाई गई है। दूसरा प्रश्न, किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम वृद्धि हुई? तो हम यहाँ दंड आलेख में अगर देखें तो 2003 और 2004-05, यहाँ 3-4 की तुलना में 4-5 में 100 से सीधे 200 हो गए, बाकी हर वर्ष में लगभग 50-50 बढ़े हैं। तो 2004 और 5 में सबसे अधिक वृद्धि हुई, तो इसलिए हम लिखेंगे उत्तर इसमें कि 2004-05 में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई। इसी प्रकार हम अगला सवाल देखें। सवाल में किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है? तो अधिकतम हम देखें तो आखिरी वाले 2007-08 में अधिकतम है, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा 2007-08। और जो अंतिम दिया कि बताइए कि सत्य और असत्य क्या है, कि 2005-06 में विद्यार्थियों की संख्या 2003-04 की तुलना संख्या में दुगनी हुई। तो 2003-04 और 2005-06 में यह दुगना नहीं है, 100 से 200 नहीं हुआ है, तो इसलिए 100 से सीधा ये 100 इस वर्ष 100 थी और यहाँ पर 250 2250 हुई, तो इसलिए दुगनी नहीं, तो इसलिए कथन क्या होगा? असत्य होगा। तो हमने लिख दिया कथन असत्य है। हम देखें प्रश्न क्रमांक 12 में। प्रश्न क्रमांक 12 है कि निम्न द्विदंड आलेख में से 2 शैक्षिक वर्षों में एक विद्यार्थी द्वारा अलग अलग विषयों में प्राप्त किए गए अंक है। द्विदंड आलेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर जो पूछा गया है
पहला प्रश्न है कि इस द्विदंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई। तो इसमें द्विदंड आलेख में दो शैक्षिक वर्षों में एक विद्यार्थी द्वारा अलग अलग विषयों में प्राप्त अंक, ये सूचना दी गई है। दूसरा प्रश्न है किस विषय में विद्यार्थी के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ। तो हम देखें गणित में पहले उसके 30 अंक थे और बाद में 60 अंक हो गए, मतलब 30 से सीधे 60 हो गए, तो इसलिए सुधार सबसे ज़्यादा गणित विषय में हुआ, तो हमारा उत्तर हो जाएगा गणित। फिर हम देखें तीसरा प्रश्न है कि किस विषय में प्रदर्शन में गिरावट हुई। तो गिरावट कब हुई, मतलब पहले ज़्यादा थे और बाद में कम हुई, तो ऐसा अंग्रेजी विषय में दिख रहा है, तो इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी। चौथा प्रश्न है किस विषय में प्रदर्शन समान रहा। तो प्रदर्शन समान हम देखें कि दोनों बराबर वाले कौन से, तो ये आखिरी में देख रहे हैं हिंदी में प्रदर्शन पहले भी और बाद में भी समान रहा, तो हमारा उत्तर हो जाएगा हिंदी। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखें हम प्रश्न क्रमांक 13 में कि किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या दी गई है, इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट में प्रदर्शित कीजिए। तो भाषा हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल और योग, तो यहाँ योग दिया गया है। तो विद्यार्थियों की संख्या 40, 25, 15 और 10 है। तो हम देखें कि इन पर अगर पाई चार्ट में दर्शाना है तो हम केंद्रीय कोण कितने अंश का बनेगा ये हमको पहले ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले योग यहाँ पर दिया गया, तो हिंदी के लिए जो केंद्रीय कोण बनेगा वो कितना होगा, तो 40/90 × 360, योग 90 है और इसमें हिंदी के विद्यार्थी 40 है, तो 40/90, जब इसको हम सरल करेंगे तो 90 से 360 कट जाएगा आसानी से 4 बार, तो 160 अंश का। तो हिंदी वाले विषय के लिए हम 160 अंश का कोण यहाँ पर बनाएंगे। अंग्रेजी के लिए हम देख रहे हैं केंद्रीय कोण 100 अंश का आ रहा है, तो यहाँ पर अंग्रेजी के लिए 100 अंश का बन जाएगा। मराठी के लिए 60 अंश का बन रहा है और तमिल के लिए 40 अंश का। तो इस प्रकार से हम पहले केंद्रीय कोण ज्ञात कर लें और चांदे की सहायता से इसमें कोण बनाते हुए जाए, तो अपने आप पाई चार्ट हमारा पूरा हो जाता है। हम प्रश्न क्रमांक 14 में देखें, तो प्रश्न क्रमांक 14 दी गई सारणी में किसी राज्य के खाद्यान्न उत्पादन को दर्शाया गया, तो आंकड़ों को दंड आलेख में दर्शाइए। तो इसको हमको दंड आलेख में दर्शाना है, तो हम एक्स अक्ष पर वर्ष को ले लेंगे और वाई अक्ष पर जो उत्पादन दिया उसको लेंगे। तो उत्पादन में हम देख रहे हैं सबसे अधिकतम 80 है, तो हम यहाँ पर 20, 40, 60, 80 और 100 इस प्रकार से हमने उसको 1-1 सेंटीमीटर में यहाँ पर पैमाना ले लिया। 2001 में 45 विद्यार्थी, तो हम 40 से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बना देंगे इसका दंड आलेख। 2002 में 48 है, तो ये उससे और थोड़ा बड़ा बन जाएगा। इसी प्रकार हम 2003, 2004 और 2005 को आंकड़ों के अनुसार उसका दंड आलेख की ऊंचाई बढ़ा देंगे और इस प्रकार से हम पूरा उसको बना लेंगे। फिर प्रश्न क्रमांक 15 में हम देखें किसी स्कूल के विद्यार्थी द्वारा पसंद किए जाने वाले आइसक्रीमों की महक या स्वाद दिया गया है, तो इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट के रूप में निरूपित कीजिए। तो यहाँ पर चॉकलेट, वेनिला और अन्य प्रकार की आइसक्रीम जिसको जो पसंद हो, तो यहाँ चॉकलेट वाले 50% है, वनीला वाले 25% और अन्य प्रकार के 25% है। तो हम यहाँ देखें तो इसका अगर हम केंद्रीय कोण ज्ञात करते हैं तो 50, 25 और ये कुल मिलाकर 100 हो जाता है। तो 50% मतलब 50/100 × 360, तो 180 अंश आता है। अर्थात यहाँ पर हम सीधी लाइन बना दे केंद्र से, तो ये चॉकलेट का प्रतिनिधित्व करेगा। वनीला का 25% है और अन्य प्रकार के भी 25% है, तो इनका भी केंद्रीय कोण 90 अंश आएगा। तो इस प्रकार हम 90 अंश का कोण यहाँ बना लेंगे, तो अपने आप अन्य प्रकार का बच जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको सभी सवालों को अच्छे से हल कर लें, बार बार हल करके देखें और जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।